नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चले करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर रूस हमले का आज दूसरा दिन है। रूसी हमले में 137 लोगों की मौत हो गई है, 316 घायल हैं। यूक्रेन का दावा है कि 800 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर यूपी में आज थमेगा पांचवें चरण का प्रचार। पांचवें चरण में अवध और पूर्वांचल की 11 जिलों की 61 सीटों पर दांव पर है और इस चरण में 693 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर संगम नगरी में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज प्रयागराज में प्रचार करेंगे और बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, जिसमें अमित शाह की सभा, तो वहीं सीएम का रोड शो होगा। राहुल और प्रियंका गांधी भी आज अपना प्रचार प्रसार करेंगे। चौथी और अंतिम बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर एमपी में बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन। मंत्री, विधायक और सांसद इसमें मौजूद रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के तहत होने वाले आयोजनों के साथ अन्य कार्यक्रम पर भी चर्चा करेंगे। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव में शुक्रवार सुबह कई धमाके सुने गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उनकी फोर्सेस ने 800 से ज्यादा सभी रूसी सैनिकों को मार गिराया है। 30 रूसी टैंक और 7 जासूस एयरक्राफ्ट भी तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन सरकार ने 18 से 60 साल के पुरुषों को देश छोड़ने पर रोक लगा दी है और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूक्रेन ने अपने 10,000 नागरिकों को मुकाबले के लिए राइफलें भी दे दी है। शुक्रवार सुबह ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया और ये बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि वो कीव में है और वहां पर रूसी सेना दाखिल हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इन रूसियों का पहला टारगेट वही है और दूसरा टारगेट उनकी फैमिली है। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़े अहम अपडेट्स पर एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें रूसी हमले में अब तक 137 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 316 घायल हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर रूस की तरफ से कुल 203 हमले किए गए, जिनमें से 160 हमले मिसाइल से किए गए हैं और 83 लैंड बेस्ड टारगेट हिट किए गए हैं। और यूक्रेन की रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि यूक्रेनी फोर्सेस ने रूस के 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर, 30 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। रूस की सेना यूक्रेन के शहर कोनाटोप को घेर लिया गया है। बाकी फॉर्मेस राजधानी कीव की तरफ बढ़ गई है। तो 10,000 नागरिकों को राइफल भी दे दी है रूस बनाम यूक्रेन। अब सामने आ रहा है दूसरा दिन आज का है। ज्यादा जानकारी के लिए रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अमरदीप जी, रूस ने जो हमला यहाँ पर किया है, या युद्ध का आज दूसरा दिन है और रूस लगातार अपनी जो राइफल और इन सब के चक्कर में जो लगातार धमाके हैं वो करते जा रहे हैं। यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है। यूक्रेन भी लगातार कई प्रतिबंध जो है अपने क्षेत्र में लगा दिए गए हैं। तो क्या लग रहा है, स्थितियां कैसी बन गई हैं? देखिए, जैसे दोनों आर्मीज का क्लेम है कि रशियन आर्मी कह रही है कि जो उनका टारगेट जो उन्होंने डिसाइड किया था कल के दिन के लिए, दे हैव अचीव्ड द टारगेट। उसी दूसरी तरफ जो यूक्रेन की आर्मी है वो भी क्लेम कर रही है कि उन्होंने रशिया के 800 सैनिक मार दिए हैं, 7-8 उनके एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर गिरा दिए हैं, उनका S-400 मिसाइल सिस्टम जो है, जो डिफेंस सिस्टम है, उसको भी उन्होंने तबाह कर दिया है। तो दोनों अपनी तरफ से क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि यूक्रेन की आर्मी क्लेम तो कर रही है, बट मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा कुछ कर पा रही होगी। जिस तरह रशियन फोर्सेस कीव में घुस गई हैं, खार्किव में पहुंच गए हैं और मतलब बहुत ज्यादा भयावह की स्थिति जो है यूक्रेन की बनी हुई है। और अमेरिका का साथ ना देना, ये एक यू कैन से कि वर्ल्ड वॉर को एक तरह से रोक दिया गया है। वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकती, क्योंकि जब इन्वॉल्व नाटो या अमेरिका नहीं हो रहे हैं तो ये 1-to-1 बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया का युद्ध रह गया है। और जैसा मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन जो है सस्टेन कर पाएगा रशियन अटैक को, और ये बहुत जल्दी ही रशिया का जो है कब्जा हो जाएगा। देखने वाली बात यह है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो क्या एक्शन लेते हैं। या तो वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे रशियन आर्मी द्वारा, और यदि वो वहां से निकल पाए तो जिस तरह बाइडेन का ऑफर है उनको कि आप यूक्रेन छोड़ के अमेरिका आ जाइए, वी आर ऑफरिंग यू द असाइलम, तो देखते हैं कि क्या निकल पाते हैं वो या नहीं निकल पाते। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि रशिया जो है कंप्लीट एयर स्पेस को डोमिनेट कर रही है।
यूक्रेन को पूरी तरह कब्जे में ले लिया है और लड़ाई जारी है। हैट्स ऑफ टू यूक्रेन सोल्जर्स, दे आर फाइटिंग देयर बैटल ऑल अलोन, बट जिस बहादुरी से वो मुकाबला कर रहे हैं उसके लिए उनको बहुत मतलब सलामी। और बाकी तो रशिया जो है पावरफुल कंट्री है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो सस्टेन कर पाएंगे। बिल्कुल लेकिन एक सबकी निगाह जो है वो जमी हुई है रूस और यूक्रेन के जो युद्ध यहाँ पर चल रहा है। हालांकि वर्ल्ड वॉर तो रोक दिया गया है, अमेरिका भी को भी रोक दिया गया है, लेकिन चाइना को कैसे रोका जाएगा? क्या चीन अपना समर्थन जो है वो रूस को दे सकता है? तो इससे क्या मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है? मतलब ये समीकरण कैसे बैठ पा रहा है? देखिए, चाइना ने ऑलरेडी जो रशिया के जो अटैक को वो अटैक ही नहीं कह रहा है, वो कह रहे हैं कि रशिया जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। दैट मीन्स चाइना इज ऑलरेडी इन द फेवर ऑफ रशिया। अब देखने वाली बात यह है कि इस जो नजीर को जो ये पेश हुई है, इसको चाइना किस तरह से लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बाद वो ताइवान की तरफ रुख करे, तब ये अमेरिका के लिए और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यदि चाइना ताइवान की तरफ रुख करता है तो फिर अमेरिका को शायद कुछ एक्शन लेना पड़े और फिर ये लड़ाई एस्केलेट हो सकती है। बिल्कुल अमरदीप सर, एक लास्ट सवाल और आपसे, लेकिन जिस तरीके से चाइना को लेकर भी लोगों के मन में है, मौका परस्त कहा जाता है चीन को, उसको जहां अपना मौका जो है वो मिलता है वो उसे तुरंत झपट लेता है। तो ये युद्ध भी कहीं ना कहीं एक मौका उसके लिए है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अमेरिका से जो है कूटनीतिक जो है उनका जो टकराव तो चल ही रहा था बहुत दिन से, और उसका ये फायदा उठा सकता है चीन। और जिस तरह वो रूस को सपोर्ट कर रहा है तो नेचुरली वो अमेरिका को जो है नीचा दिखाना चाहता है। और इस एक्शन से, अमेरिका के एक्शन ना लेने से जो है अमेरिका की साख पर भी फर्क पड़ेगा। जो महाशक्ति का दावा वो करते रहे हैं वो शायद वो आगे ना कर पाए, और रशिया जो है अपनी जो पुराना स्टेटस था उसको रिगेन कर ले। और जिस तरह पुतिन ने किसी भी धमकी को या किसी भी जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं उनको दरकिनार कर दिया है, उससे ये लग रहा है कि पुतिन ने अपना होमवर्क अच्छे से किया है एंड ही नोज कि क्या होने वाला है, और उसने सारा अपना उसी हिसाब से कैलकुलेटेड ये सारा कार्रवाई की है। चलिए अमरदीप जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रूस के बमों से यूक्रेन में भारी तबाही देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में होने वाले चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, नेताओं के हमले भी एक दूसरे पर तेज हो रहे हैं। 5वें चरण का प्रचार शुक्रवार शाम को थम जाएगा और इस चरण में अवध और पूर्वांचल के 11 जिलों की 61 सीटें दांव पर हैं। इनमें से अयोध्या भी शामिल है, जहां पर राम मंदिर का निर्माण एक अहम मुद्दा है। और इस चरण में 693 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। अवध और पूर्वांचल के जिन जिलों में 27 फरवरी को मतदान होना है उसमें अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और गोंडा जिला शामिल है। वहीं प्रदेश के इस हिस्से में भाजपा को मजबूत गढ़ माना जाता है और 2017 में भाजपा ने यहां पर 47 और सहयोगी दल अपना दल की 3 सीटें जीती थी। वहीं 5 सीटें बसपा, 3 सपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। आपको बता दें कि आज 5वें चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। 5वें चरण की 61 सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। 5वें चरण का प्रचार शुक्रवार शाम थम जाएगा। 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल की 11 जिलों की 61 सीटें दांव पर हैं, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। यहां पर राम मंदिर का निर्माण एक अहम मुद्दा है। इस चरण में 693 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मैदान में डटे हुए हैं और इलाहाबाद पश्चिम से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह भी मैदान में हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी अकील जी, आज शाम तक 5वें चरण का जो चुनाव का जो प्रचार है वो भी थम जाएगा। 61 सीटें इस बार दांव में हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, जो 11 जिले हैं जिसमें 61 सीटें हैं, इन पर कहीं न कहीं कई सीटों पर दांव बीजेपी ने भी लगाया और सपा ने भी लगाया है। हालांकि 693 जो प्रत्याशी वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब इनकी अगर हम बात करें तो इसमें जो जिले हैं वो 27 फरवरी को मतदान होना है, जिसमें गोंडा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच, देवीपाटन मंडल, चित्रकूट, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, ये जो जिले हैं उसमें मतदान होने हैं। और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में सरकार बनी थी तो सबसे ज्यादा 47 सीटें आई थी। सहयोगी दल 20 में शामिल थे,
प्रयागराज मंडल में, यानी जब वो प्रतापगढ़ हुआ करता था। इसमें 5 सीटें जो है वो बसपा के पास है, 3 सीटें सपा के पास है और 1 सीटें कांग्रेस ने कहने की खाते में गई थी। तो ऐसे में अब लेकिन दांव की बात करें, इन पर अभी इस बार प्रतापगढ़ में अगर देखा जाए प्रयागराज में, तो कहीं ना कहीं कई मंत्रियों की सांस जो है वो दांव पे लगी है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मतदान होना है 27 को, उनकी भी सांस इसमें दांव पे है। इलाहाबाद पश्चिम में बात करें तो मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का है। नंद गोपाल नंदी जो है वो उड़न मंत्रालय है उनके पास, उनकी भी सांस दांव पर है। प्रतापगढ़ में पट्टी सीट से मोती सिंह है जैसे मंत्री हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पूर्व मंत्री अवधेश प्रताप सिंह, तेज नारायण पांडे, पवन पांडे, कुंडा से राजा रघुनाथ प्रताप सिंह का भी लगा हुआ है। निश्चित तौर पर उसके अलावा गोंडा से मंत्री है कैबिनेट मंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी देखिए पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल से है। पूरी तरीके से सारी सांख जो मंत्री हैं वो लगे हैं। रमापति शास्त्री गोंडा से हैं। तो तमाम जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सांख इस बार दांव पर, और जो लड़ाई है वो कांटे की लड़ाई है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे में माना भी जा रहा है कि 2017 में जिस तरह योगी की लहर थी उसमें 47 सीटें सहयोगी दल के साथ, अपना दल के साथ वो मिलकर लड़ी थी, बीजेपी ने पाई थी। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि जिस तरह लड़ाई हो रही है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। बीच में विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस की और बसपा के साइलेंट वोट कहीं ना कहीं काम करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस बार का चुनाव बड़ा रोचक है और इसमें कहीं ना कहीं सारे, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो मौजूदा, चाहे पूर्व विधायक मंत्री हो, तमाम लोगों को सड़क पर उतरकर वोट मांगना पड़ रहा है। इस बार ये नहीं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीजें मैनेज हो रही है। कहीं ना कहीं इस बार पूरी तरीके से लड़ाई जो है वो हर एक सीट पर कांटे की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जो लड़ाई है वो भी देखिए उनकी भी सांख दांव पर लगी है। इलाहाबाद में पश्चिम में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ जी जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी है। नंद गोपाल नंदी जैसे लोग इलाहाबाद दक्षिण से लड़ रहे हैं, उनकी भी सांख दांव पर है। तो ऐसे में सभी पार्टी के बड़े नेता जो शीर्ष नेता हैं वो भी इनके प्रचार प्रसार में दमखम दिखाते नजर। अब देखना होगा 27 फरवरी के बाद क्या कुछ 10 मार्च को रिजल्ट आता है और क्या उनसे मंत्रियों को कहीं ना कहीं जनता अपनाती है या गंवाती है। बिल्कुल अकील जी, लेकिन जिस तरीके से 61 सीटें इस बार 5वें चरण में दांव पर लगी हुई हैं, लेकिन जो सीटें यहाँ पर लगी हैं जिसमें चित्रकूट, बांदा, सुल्तानपुर और भी जो सीटें हैं वो भाजपा का गढ़ मानी जाती रही हैं। 2017 की बात करें तो 47 सीटों पर बढ़त हासिल यहाँ पर की गई थी। तो इस बार क्या मुश्किलें इन सीटों पर दिखाई दे रही हैं? क्या कोई खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि बीजेपी से बहुत सारे मुद्दों से कहीं ना कहीं जनता नाराज भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे तो यही वजह रहेगी कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो झलक रही है और वोट के जरिए होगी। तो अब इसे मैनेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, डिप्टी सीएम ने और अमित शाह ने, प्रधानमंत्री ने तमाम जनसभाएं करके कहीं ना कहीं उसकी तस्वीर साफ की है। अब ये तो वहाँ की जनता तय करेगी किसे सड़कों पे बैठाना है, किसे बाहर करना है, नहीं बैठाना है। लेकिन कहीं ना कहीं चित्रकूट, बहराइच, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, बाराबंकी और अयोध्या में चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा, छुट्टा जानवर का मुद्दा, विकास का मुद्दा, जातिवाद का मुद्दा, ये सभी इन सीटों पर समीकरण बैठ रही है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो नाराजगी है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी शीर्ष नेतृत्व ने उसकी ताकत झोंकी है। अब आज शाम 6 बजे तक ही केवल समय है प्रचार प्रसार करने का और पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। विपक्ष कमजोर में नहीं, क्योंकि विपक्ष भी पूरी ताकत लगा रही है सभी सीटों पे। सबको पता है यहाँ से पूर्वांचल शुरू होता है तो पूर्वांचल को जीतना बड़ा मस्ट है। जी चलिए अखिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आज 5वें चरण का प्रचार थम जाएगा। 5वें चरण में अवैध और पूर्वांचल के 11 जिलों की 61 सीटें दांव पर है। चलिए बढ़ेंगे अब एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रयागराज समेत कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में होने वाले मतदान के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के अंतिम दिन शुक्रवार को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की जिले से सौराव विधानसभा में सभा होगी और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद के इलाके में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी रैली, सभा और रोड शो आयोजित है, जिससे पूरे दिन और जिले में गहमा गहमी का माहौल रहेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को रोड शो के जरिए शहर उत्तर में जनता के बीच में जाएंगी और प्रियंका के रोड शो को लेकर कांग्रेसी उत्साहित है। वो शहर उत्तरी के प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह के लिए वोट की मांग करेंगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को कोराव में जनसभा को संबोधित करेंगे। वो अमेठी के विश्वेश्वरगंज बाजार से हेलीकॉप्टर से चलकर 4 बजे कोराव पहुंचेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी अखिल जी, संगम नगरी में बीजेपी कांग्रेस के जो दिग्गज है वो आमने सामने आ गए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी?
देखिए, जिन सीटों पर कांग्रेस का वोट बैंक है, जिस सीटों पर वर्चस्व रहा है, उसे पूरा पुनः देखिए पुनः उसे जीवित करने के लिए प्रियंका गांधी पूरी ताकत लगा रही है। हालांकि राहुल गांधी भी आज पहुंचे प्रयागराज में, प्रियंका गांधी के साथ वो भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इसी क्षेत्र में रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी क्षेत्र में रहेंगे। तो तमाम लोग जो है वो प्रयागराज सहित कौशाम्बी और प्रतापगढ़, ये मुख्य है, क्योंकि ये यहाँ प्रयागराज है और कुंभ का सबसे बड़ा मेला यहीं लगता है और देश नहीं विदेशों से लोग आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अतीक अहमद का मामला जो है जिस तरह बुलडोजर चलाया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी राजनीति की जा रही, पूरी तरीके से ताकत भारतीय जनता पार्टी झोंक रही है, क्योंकि हमेशा अतीक अहमद इसी गढ़ के रहने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी रैली और जनसभा और रोड शो करते नजर आएंगे। पूरा दिन अगर देखा जाए तो आज यही माहौल रहेगा कांग्रेस के बीच और बीजेपी के बीच में। समाजवादी पार्टी की भी कई जनसभाएं लगी हुई हैं, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी चौराहे से लोगों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह अलग दूसरे दौर पे रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ये मंडल है, उसको लेकर एक एक वोट को साधने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इसकी तैयारी पहले भी कर ली गई थी दोनों पार्टियों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से भी, क्योंकि कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराना है, इसके साथ साथ भीड़ को भी कंट्रोल करना है, कोई ऐसी हिंसा न फैले उसको लेकर, बयानबाजी जो होगी उसको लेकर भी, तमाम चीजों को लेकर प्रशासन बड़ा अलर्ट रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है निश्चित तौर पे कि आज जो जमावड़ा है वीआईपीओ का, वो पूरी तरीके से क्षेत्र में लगेगा और इस मंडल को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि 46 सीट उसके पास है। ऐसे में विपक्ष पूरी तरीके से वहां मजबूत ना हो जाए, क्योंकि पूर्वांचल की एक एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण है और एक एक सीट पर दांव जो है वो भारतीय जनता पार्टी हो या सपा हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, तमाम दलों को लोग उस सीटों पर कहीं ना कहीं दांव लगा रहे हैं। अब ऐसे में जो मंत्री वहां पर रहे हैं उनके साथ भी दांव पर है। तो अब जो जनसभाएं और रोड शो आज होनी है, चाहे वो देखिए आज राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी भी रहेंगे, रोड शो तमाम करिए, काफी भीड़ आ रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं ना समाजवादी पार्टी। तो तमाम वीआईपी मूवमेंट आज इस मंडल में, प्रयागराज मंडल में रहेंगे और सभी कई बड़ी मंत्रियों के भी साख दांव पर है और पूर्व मंत्री विधायक जो है विपक्ष के, उनकी भी साख दांव पर। तो आमने सामने का जो टक्कर है वो इस तस्वीर में आज शाम 6 बजे समाप्त होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं 27 फरवरी को मतदान होगा। उसके बाद जनता वहां के किन मुद्दों को लेकर वोट करती है, ये भी देखने वाली काफी बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद अंकित जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। संगम नगरी में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज आमने सामने। आज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज मैदान में उतरेंगे। प्रयागराज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा रहेगी और कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रोड शो करेंगे। सीएम आदित्यनाथ भी आज रोड शो करेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर भोपाल में आज बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन है। बैठक में आज भी मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पूर्व महापौर और चुनाव हार चुके विधायकों को भी बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश क्लास लेंगे और कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के तहत होने वाले आयोजनों के साथ ही अन्य कार्यक्रमों पर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कल हुई बैठक में मंत्रियों को संगठन से समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए थे। तो बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन है आज। कल हुई बैठक में मंत्रियों को संगठन से समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही एमपी में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। आज भी मंत्री और विधायक, सांसद मौजूद रहेंगे। बैठक में पूर्व महापौर और चुनाव हार चुके विधायकों को भी बुलाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी क्लास लेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के तहत होने वाले आयोजनों के साथ अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है, क्या नया इसमें है, क्या खास हो सकता है? बिल्कुल अंशुल, बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो संगठन और सत्ता में तालमेल बिठाने के लिए बैठक जो है बड़ी अहम मानी जा रही है। क्योंकि बात की जाए पूरे साल भर के कार्यक्रमों की, तो जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी द्वारा पहले से ही जो कार्यक्रम हैं वो सुनिश्चित किए जाते हैं, जिसके चलते बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की बैठक की, तो बैठक लगातार कल से चल रही है। आज भी बैठक का दूसरा दिन है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बात की जाए प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव और संगठन सह महामंत्री शिव प्रकाश
वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मगर बैठक के दूसरे दिन की बात की जाए, आज की बात की जाए, तो बैठक में जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी कहीं न कहीं इस बैठक में बुलाया गया है। क्योंकि कल यदि देखें बैठक में, तो कल 3 भागों में बैठक को बाँटा गया था। सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारी की बैठक थी, उसके बाद मंत्री समूह की बैठक थी, और फिर शाम की बात की जाए तो शाम होते ही जो विधायक हैं उनकी बैठक रखी गई थी। तो आज भी इसी क्रम में जो बैठक है बीजेपी पार्टी की, वो देखने को मिलेगी। मगर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2023 के लिए बीजेपी पार्टी की ये जो बैठक है 2 दिन की, बड़ी अहम मानी जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी द्वारा बूथ विस्तार अभियान चलाया गया है, और बात की जाए समर्पण निधि अभियान चलाया गया है, और तमाम जो अभियान लगातार बीजेपी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनका फीडबैक लेने के लिए जो बैठक है बड़ी अहम है। क्योंकि बात की जाए संगठन की बात की जाए और सत्ता की बात की जाए, तो सत्ता और संगठन में तालमेल, और सत्ता और संगठन द्वारा क्या काम किए गए हैं, इसकी समीक्षा बैठक इस बैठक में लगातार की जा रही है। जैसे कल भी लगातार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं BD शर्मा बीजेपी के, और बात की जाए प्रदेश प्रभारी P मुरलीधर राव, लगातार विधायकों से, मंत्रियों से और बीजेपी के जो प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी कहीं ना कहीं अभियान को लेकर फीडबैक लेते नजर आए थे। और आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी जो तमाम जो अभियान बीजेपी द्वारा चलाए गए हैं और आगे चलाए जाएंगे, उसके बारे में रणनीति तय की जाएगी, और पुराने जो अभियान हैं उनको लेकर फीडबैक की जानकारी ली जाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब कुछ महीने यानी करीब 1 साल के से ज़्यादा का समय बचा है, और दोनों ही जो राजनीति पार्टी है अंशुल, अब अपनी जो जमीन तलाशने और संगठन को मजबूत करने का जो काम है बहुत तेजी से शुरू कर दी है। जी बिल्कुल विवेक, बीजेपी की बड़ी बैठक इसे कहा जा रहा है, कई बड़े बड़े दिग्गज भी इसमें शामिल हो रहे हैं, कई मुद्दों पर विचार विमर्श भी यहाँ पर किया जा रहा है। कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है? अंशुल, आज की बैठक की बात की जाए तो आज जिस प्रकार से जो पूर्व विधायक हैं और जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है। और बात की जाए बैठक की शुरुआत की, तो बैठक 11 बजे से शुरुआत होगी, और सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे, और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सत्ता के यानी सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने के लिए जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही बात की जाए सत्ता की, तो तमाम जो मंत्रिमंडल है वो भी यहाँ बैठक में मौजूद रहेंगे। मगर सबसे पहले बात की जाए शुरुआत की, तो आज दूसरा दिन है, और शुरुआत से ही सबसे पहले जो पूर्व जो विधायक है और पूर्व जो जिला अध्यक्ष है उनकी बैठक रखी गई है। उसके बाद 4 बजे के बाद जो मंत्री हैं उनको इस बैठक में शामिल किया गया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एक बड़ी बैठक का आयोजन बीजेपी ने किया हुआ है, आने वाले चुनावों को लेकर भी कई तरीके की रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। इसके साथ ही इस बैठक में कई दिग्गज शामिल हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।